हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सुनना। एक टॉपर की कहानी है। वह बच्चा जब था रोज स्कूल से आता और रोज बैग रखता, अपना स्कूल बैग, और मोबाइल में भिड़ जाता। तरह तरह की गेमें और अन्य प्रकार की मोबाइल में जो चीजें होती है देखता, पढ़ने का नाम नहीं लेता। उनके पिताजी एक दिन दो दिन समझाए, कहा कि पिताजी, ये मोबाइल देखना यानी मोबाइल में जो प्रकार की गेमिंग है कितना आनंददायक है, बहुत मजा आता है। आराम से सोफे पर सोए रहे देखते रहिए, कितना आनंददायक, बहुत अच्छा है। उसके पिताजी ने कहा, हाँ बात तो सही। अगर उसने कहा कि शायद अगर पढ़ाई में भी ऐसा अगर कुछ होता आनंददायक वाला चीज, वो तो बोरिंग है। पढ़ाई वाला क्या है, बोरिंग है, और ये क्या है, आनंददायक है। पिताजी कुछ नहीं बोले। कल हुआ, लड़का स्कूल गया और पिताजी अपने कार्यालय नहीं गए, ऑफिस नहीं गए, और सोए रह गए। टीवी चला करके, मोबाइल देख करके मूवी देख रहे थे। लड़का आता है, कहता पिताजी आज आप यहाँ ऑफिस नहीं गए। उन्होंने कहा तुमने सही बोला था। देखो, सोफे पर बैठ करके मूवी देखना कितना आनंददायक, कितना अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। ऐसा करते हैं कि हम नौकरी छोड़ दिए, अब आज से हम यही देखेंगे, यही रहेंगे, और तुम अपने स्कूल और कोचिंग का फी का मैनेज तुम खुद कर लेना। लड़का कहता पिताजी मेरा तो बैंड ही बच जाएगा, मैं कैसे मैनेज करूंगा। पिताजी बोले कि मैं तो छोड़ दिया नौकरी ना, बस देखना कितना आनंददायक लग रहा है, इसीलिए मैं देखने आप शुरू कर दिया। अब मैं यही देखूंगा, यही रहूंगा, अब मैं नौकरी पर नहीं जाने वाला। लड़का बोला कि नहीं पिताजी, ऐसे में तो मेरा सब कुछ बैंड बच जाएगा। पिताजी बोले कि देख बेटा, कुछ अपनी जवाबदेही के लिए करना पड़ता है, अपनी जवाबदेही के लिए करना पड़ता है। मूवी देखना आसान है, आराम है, लेकिन जिंदगी के लिए काम करना भी जरूरी है। ठीक उसी तरह से जिंदगी के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। और उस दिन से लड़का इतना पढ़ना शुरू किया, मोबाइल को तो छुआ ही नहीं, और वो क्या कहते हैं, गेम जो खेलते हैं सब बंद हो गया उसका। यानी कि जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो परीक्षा देने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। गेमिंग तो होते ही रहेगा। चलते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। हम लोग पढ़ेंगे आज क्लास 12th हिस्ट्री लेसन 10 उपनिवेशवाद और देहात चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर का हमने 3 वीडियो दिया था आपको। इसके बाद हमने इसके लघुतरीय क्वेश्चन को भी हमने कवर किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके जो लघुतरीय क्वेश्चन है, इसे हमने अति लघुतरीय दिया था, अब लघुतरीय क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे बारी बारी से कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सुनिएगा। नंबर 1 ध्यान सुनना। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जोतदार की स्थिति क्या थी। हमने पढ़ाया था तुम्हें कि 18वीं शताब्दी में जब जमींदारों पर उनका आधिपत्य हो गया, तो अंग्रेजी सरकार के कुछ जो पर्यवेक्षक थे वो बंगाल के गांवों में गए। तो उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ताकतवर हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है। तो ऐसे लोगों को उन्होंने कहा जोतदार। क्या नाम रखा? जोतदार। एक गांव में बड़ी बड़ी उनकी प्लॉटें होती थी, और उस पर अपने खुद खेती नहीं करते थे, उनके जो बटाईदार होते थे वो खेती करते थे, और उनका आधा हिस्सा उनको जमीन वाले को पहुंचाते थे। ठीक है। साथ ही साथ ये बहुत ताकतवर, वहां के व्यापार पर इनका अधिकार, गांव के अधिकांश लोगों पर इनका अधिकार। यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इनकी अच्छी स्थिति थी। किनकी? जोतदार की। ये जोतदार जमींदार से भी नहीं डरते थे, और गांव के लोगों को ये प्रेरित करते थे, कहते थे कि जो क्या कहते हैं उसको, जमींदार होते हैं, उनको कर नहीं देना है। मैंने लोगों को वो समझाते थे कर नहीं देने के लिए। किसको? तो अपने गांव के लोगों को। तो आप क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? लिखेंगे 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों के पर्यवेक्षक जब बंगाल के गांव में गए, तो उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास काफी आय है, जमीन के बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं, यानी 100-100 एकड़ की एक एक जमीन का टुकड़ा, बहुत सारा जमीन, गांव में उनका आधिपत्य है। अधिकांश लोग गांव के उनसे जुड़े होते थे,
और उन्हीं की जमीन पर खेती करते, जो उत्पादन उसका आधा हिस्सा किसको देते, जोतदार को देते, इसको बटाईदार कहते थे, बटाईदार खेती करते थे। वहां के व्यापार पर उनका आधिपत्य है, वहां के रैयत, किसान या छोटे व्यापारी सब उन्हीं से चलता था, अर्थात जोतदार की स्थिति बहुत ही अच्छी मानी जाती। आशा करते हैं क्वेश्चन एक समझ में आया होगा आपको। नंबर 2, भारत में इस्तमरारी बंदोबस्त यानी अस्थाई बंदोबस्त किस प्रकार लागू की गई? सुनिएगा, भारत में यानी बंगाल में जब अंग्रेजों का अधिकार हुआ, अंग्रेजों का शासन हुआ, तो जमीन पर राजस्व प्राप्त करने के उद्देश्य से अंग्रेज खुद कर वसूलने नहीं गई। क्या किए, वहां पर जो जमींदार थे, वहां पर जो जमींदार थे, उस जमींदारों को क्या किए, वहां पर कर वसूलने का अधिकार दे दिया। क्या दे दिया? कर वसूलने का अधिकार। और उसमें निश्चित लगा दिया कि 10 वर्षों के लिए ठेका दे दिया जमींदारों को, और 10 वर्ष पहले जितनी जमीन की कीमत, सॉरी अनाज की कीमत होगी, उसके हिसाब से उसने दे दिया जमींदारी कि भाई हम आपसे 10 वर्ष तक लगातार इतना राशि हम लेते रहेंगे। और जमींदारों को कर वसूलने, इससे 2 फायदा होता था कि अंग्रेजों को कर वसूलने के लिए अपने लोग रखने की जरूरत नहीं रही, और जो जमींदार होते थे वह कर वसूलते और किसको देते, साल साल बदलने की भी जरूरत नहीं। तो इसको कहा गया अस्थाई बंदोबस्त। लिखेंगे क्या, सुनिएगा, लिखेंगे जब प्लासी की लड़ाई यानी कि 1757 का जो युद्ध हुआ, उसके बाद बंगाल पर राजस्व किसका हुआ, अंग्रेजों का। अब अंग्रेज अपने राजस्व वसूली के लिए खुद नहीं जाने लगे, किसको रखा, जो वहां के जमींदार थे उसको रखा। जमींदारों को 10 वर्ष के लिए ठेका दे दिया गया कि लगातार 10 वर्षों तक हम जमीन का जो कर है, राजस्व हम इतना लेंगे, तुमको जमा करना होगा। अंग्रेज को इससे फायदा होता था कि उसे अपने आदमी रखने की जरूरत नहीं, और जो जमींदार होते थे वह कर वसूल करके कहां देते थे, और कर कम नहीं होता था उस समय के हिसाब से, कर क्या होता था, बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि अनाज की कीमत आज से 10 वर्ष बाद क्या होगी उसका एक अनुमान लगा करके लगाया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से अस्थाई बंदोबस्त वहां पर लगाया गया। ठीक है, और राजस्व को समय पर वहां पर वसूला जाता था, समय के साथ देना पड़ता था। चलते हैं आगे, क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन, सुनिएगा, कंपनी के जमींदारों को किस प्रकार नियंत्रित किया और विनियंत्रित किया? कहने का अर्थ है, क्वेश्चन क्या कह रहा है 3 में कि कंपनी यानी अंग्रेजों ने जमींदारों की शक्ति को कैसे नियंत्रित किया। तो हमने बताया था कि जो कंपनी थी ना, यानी अंग्रेजी सरकार थी, वह जमींदारों को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले तो उसके जो सीमा कर थे, उस सीमा कर को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, कि कोई भी सीमा कर नहीं वसूलेगा। यानी पहले क्या होता था, एक राजस्व से दूसरे राजस्व में जाने के लिए उन्हें क्या देना पड़ता था, सीमा कर देना पड़ता था। कहां ध्यान, तो वह सीमा कर को उसने क्या कर दिया, बंद करवा दिया। दूसरा नंबर कि उस पर नियंत्रण रखने के लिए उसके सेना रखना बंद करवा दिया जमींदारों को। तीसरा नंबर, उस पर अधिक राजस्व लगाया गया ताकि ज्यादा कर लेंगे तो राजस्व उसको कम बचेगा, किसको, जमींदारों को, जमींदार के इस पास शक्ति नहीं रहेगी। साथ ही साथ यहां तक कि अगर नहीं जमा करेंगे तो जमीन की नीलामी कर दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या हुआ, उसके कचहरी पर कलेक्टर का अधिकार कर दिया, यानी कि जो जमींदार की अपनी कचहरी होती थी, वो कचहरी पर अब किसका अधिकार, कलेक्टर का, माने कोई भी काम गैर कानूनी नहीं कर सकते थे। तो अंग्रेजों ने यानी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदारों को कैसे नियंत्रित किया, तो नियंत्रित करने के लिए कई काम किए। नंबर 1, पहला तो उस पर अधिक राजस्व लगाया। नंबर 2, अगर राजस्व नहीं जमा करेगा तो जमीन की नीलामी होगी। नंबर 3, उसे सेना रखना बंद करवा दिया कि न सेना रहेगी न उसके पास शक्ति बढ़ेगी। नंबर 4, उसे सीमा कर वसूलना बंद करवा दिया गया। नंबर 5, उसकी कचहरी पर कलेक्टर का अधिकार। इन 5 कार्यों से कंपनी ने अंग्रेजी कंपनी जो थी वह जमींदारों को नियंत्रित कर दिया। नंबर 4, ब्रिटिश सरकार ने भारत में नई राजस्व प्रणाली क्यों लागू की? राजस्व प्रणाली लागू करने के पीछे क्या कारण था, तो हमने पीछे पढ़ा था, याद होगा आपको। सबसे पहले क्या हुआ समझिएगा, अंग्रेज हमारे भारत आई क्यों, उसका मेन उद्देश्य था व्यापार करो, क्लियर।
वो व्यापार करने के उद्देश्य से आई, व्यापार कर रही थी, तो फिर उससे भारत पर अधिकार करने का क्या सूझ गया? तो जब व्यापार करने आती थी तो उसे अधिक कर देना पड़ता था, क्योंकि यहाँ के जो देसी राजा थे, जो जमींदार होते थे या राजा होते थे, जब उसके राज्य में व्यापार करता था तो वह कर वसूलता था। ये भी बताए सीमा कर, यानी कोई भी व्यक्ति अगर उसकी सीमा के अंदर जाता तो उसके लिए उसको क्या देना पड़ता था? टैक्स, कर। ठीक है, जैसे अभी मान लीजिए आप भारत में रह रहे हैं और भारत से व्यापार करने के लिए अगर आप जाएंगे चीन, तो आपको वहां का लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस का मतलब क्या? आपको टैक्स जमा करना होगा, तब आप व्यापार कर सकते हैं। जैसे भारत में कोई कंपनी आ रही है, जैसे आप मान लीजिए ओप्पो मोबाइल कंपनी है जो चाइनीज है, वीवो चाइनीज की कंपनी है, ठीक है ना, नोकिया कोरिया की कंपनी है, तो वो सब भारत में जो व्यापार करती है वो कैसे करती है? इसलिए कि उसको कर जमा करना पड़ता है। जब तक वो कर नहीं देगी व्यापार नहीं कर सकती हमारे यहाँ। क्लियर? तो व्यापार करने के लिए उन्हें क्या देना पड़ता था? कर, अंग्रेजों को। तो अंग्रेजी ने सोचा कि अगर भारत पर हमारा अपना अधिकार हो जाएगा तो हमें कर देने की जरूरत नहीं होगी, नंबर एक। फिर उसने सोचा कि ऐसा होगा कि हम यहाँ से मनमाने ढंग से कोई भी चीज खरीदेंगे, कच्चा माल, और ऊंचा दर पर अपना सामान बेचेंगे। भारत की राजनीतिक व्यवस्था कमजोर थी, उसने धीरे धीरे भारत पर अधिकार कर लिया। चलिए बहुत अच्छी बात है, अधिकार कर लिया, व्यापार कर रहा था। फिर ये राजस्व क्यों लगाया? तो जब व्यापार हो गया, उसका पूरा नियंत्रण में आ गया, भारत पर उसने अधिकार कर लिया, शासन कर लिया, तो 1810 में क्या हुआ कि अनाज की कीमत में बहुत वृद्धि हुई थी। अब क्यों हुई थी ये भी बता दें आपको। भारत उस समय, इंग्लैंड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया था। कौन? औद्योगिक दृष्टि से। बाहर के देशों से, अमेरिका से, अन्य प्रकार के देश से व्यापार करने के लिए लोग कहां जाने लगे? इंग्लैंड, क्योंकि वहां उद्योग बहुत ज्यादा था। तो सबको लगता था कि वहां नौकरी मिल जाएगी, हमारी काम हमको मिल जाएगा। तो काम करने के उद्देश्य से कहां जाने लगे सब? और इंग्लैंड में जैसे आबादी बढ़ी, अनाज की कीमत में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। अनाज कम, आदमी ज्यादा। अब हम जाएंगे तो थोड़ी अनाज लेके घर से जाते हैं, खाली जाते हैं, खाएंगे तो वहां का खरीद करके। और वहां पर जैसे आदमी बढ़ा के अनाज की कीमत बढ़ने लगी। अंग्रेज सोचा अरे भाई अनाज बहुत महंगा हो गया है, अनाज कहां से आएगा? उसका नजर गया भारत में। भारत तो कृषि प्रधान देश है, वहां तो अनाज बहुत ज्यादा है, वहां टैक्स लगाओ। क्या लगाओ? वहां के अर्थशास्त्रियों ने सुझाव दिया, और 1810 में अनाज की कीमत में वृद्धि होने के कारण क्या किया? राजस्व लगाया गया हमारे देश में। क्लियर? तो अंग्रेजों ने भारत में राजस्व क्यों लगाया? इसलिए कि 1810 में अनाज की कीमत में काफी वृद्धि हुई, और जब मूल्य बढ़ा तो उसको लगा कि भाई अब यहाँ पर क्या करना चाहिए? कर लगाना चाहिए। तो भारत में राजस्व कर लगाया, जमीन पर कर लगाया। अब किसान अनाज उत्पादन करते, उसका 40%, 45%, 50% अनाज यहाँ से उछला करके आधा आधा, और कहाँ चला जाता? इंग्लैंड। अब जैसे आप कहिएगा कैसे? अब सोच देखिए, हमारे पटना में अनाज को रखने के लिए गोलघर बनाया गया था। कलकत्ता में फोर्ट विलियम अनाज के भंडारण के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ से गाड़ी पर लोड होकर के, जैसे अपने गांव से अनाज उछलाता, यहाँ का जो जमींदार होता वो मान लीजिए 20 गाड़ी अनाज दिया, तो काट गाड़ी पर यहाँ से लोड हो करके आ जाता पटना। पटना गंगा के पार, फिर नाव से लोड करके उसको ऊपर ले जाया जाता, और जो गोलघर है उसमें रखा जाता। गोलघर गंगा नदी के किनारे थे। ठीक है, अब वहां पर रखा गया, और जब भर जाता था फिर पानी की बड़ी जहाजें आती थी, उसमें लोड होती थी, फिर उसको भेज दिया जाता था इंग्लैंड। ठीक है, या फिर इसी तरह से कलकत्ता में उछलाता, बंगाल में फोर्ट विलियम में रखा था, फिर उसको कहाँ भेज दिया जाता? ठीक है ना। तो इस तरह से अनाज उछला करके सब जगह उसका कोठी था अंग्रेजों का होता था। तो आपने समझ गया क्यों वृद्धि हुई? अनाज की कीमत में बढ़ने के कारण हमें राजस्व देना पड़ा। चलिए आगे चलते हैं। इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध किन बातों को लेकर विरोध था? चलिए, अभी क्या हमने पढ़ा था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार था। देखिए, जब भारत में बहुत सारे व्यापारी आ रहे थे व्यापार करने के लिए शुरू में, प्रारंभ में, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि सबका मनमाना चल रहा था, अलग अलग कीमत हो जाती थी, कोई अलग कीमत कोई अलग कीमत। तो इंग्लैंड की सरकार व्यापार पर एकाधिकार करने के लिए क्या किया? एक कंपनी के हाथों भारत व्यापार को सौंप दिया। जैसे देखिए, पुर्तगाल वाला आया, डच वाला आया, फ्रांस स्पेन वाला सारा लोग आया, तो इंग्लैंड वाला भी आया व्यापार करने के लिए। और इंग्लैंड वाले में बहुत सारे आदमी व्यापारी जो थे वह व्यापार करने के लिए आए इंग्लैंड से। अब इंग्लैंड वाला आपस में ही हर चीजों की कीमत अलग अलग रखने लगी। माने इंग्लैंड के व्यापारी हम भी हैं, राम भी है, मोहन भी है, श्याम भी है, सब है ना।
अब वो क्या किया, हम जिस चीज का कीमत रख रहे हैं 10 रुपया, तो राम उसका रख दिया 8 रुपया, मोहन रख दिया उसको 7 रुपया, एगो रख दिया 9 रुपया। नहीं, अब हमारा बिकेगा नहीं बिकेगा, जो 6 रुपया रखा होगा उसी का बिकेगा। यहाँ का जो सामान खरीदता था, कोई उसको ज्यादा दाम में खरीदता, कोई उसको कम में खरीदता। ऐसी स्थिति में यहाँ का रेट होने लगा गड़बड़। ये बात जब इंग्लैंड की सरकार को मालूम हुई, तो इंग्लैंड सरकार ने इसको नियंत्रित करने के लिए एक कंपनी के हाथ व्यापार को सौंप दिया। क्लियर? उसका नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, हर चीज को यहां से जो खरीदा करके जाता था, तो वह कहती थी कि तुम जो हमारे हाथ से बेच रहे हो, हम उसका एक निश्चित कीमत ही देंगे, तुम कितना में खरीदो उससे हमको मतलब नहीं है। तुम इंग्लैंड जब लाओगे, जैसे मान लीजिए एक एक गन्ने का बंडल जो है तुम यहाँ से लेकर के गए हो, तो तुम यहाँ से कितना में खरीदो हमको मतलब नहीं, हम तुमको 10 रुपया में खरीदेंगे। अब तुम उसको 15 में खरीद के लाओ, चाहे 8 में खरीद के लाओ, हम तुम्हारा कीमत कितना देंगे, 10 रुपया देंगे। ये कमीज जब बन के जाओगे वहां पर, तो हम तुमको बेचना है इसको 12 रुपया में, हम यहाँ से 12 रुपया तुमसे ले लेंगे, तब तुमको देंगे व्यापार करने के लिए। और तुम उसको 8 रुपया में बेच दो, उससे क्या मतलब हमको है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने हर चीजों की कीमत निश्चित कर दी, यानी एक कंपनी। अब क्या होता समझिएगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में व्यापार था, जब वह राजस्व लगाया, जमींदारों के साथ और रैयतों के साथ गद्दारी करना शुरू किया, यानी कर अधिक लगाया, जमीन की नीलामी होने लगी, तब वो क्या करने लगे, जमींदार और रैयत कहां पहुंचने लगे, इंग्लैंड। और इंग्लैंड की सरकार को कहा कि भाई आपके जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हम लोगों के साथ इस तरह का काम कर रहा है, कर वसूल रहा है हम लोगों से ज्यादा से ज्यादा, जमीन को नीलामी कर रहा है, मारपीट कर रहा है। नहीं, तो अंत में क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की जब शिकायत हुई कहां पर, इंग्लैंड के संसद में, तो वहां पर और सारी कंपनी वाला था। जैसे भारत में आज ये रिलायंस कंपनी है, क्या रिलायंस ये और सारा नहीं है, बहुत सारी कंपनी है। तो उस सारी कंपनी ना, कहाँ के, इंग्लैंड की जो कंपनियां थी जो भारत व्यापार में आनंद लेती थी, वो जाकर के शिकायत करने लगी, किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। और ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में शिकायत करने के बाद सरकार से मांग की कि हमें भी भारत व्यापार की अनुमति दीजिए, हमको भी भारत भेजिए व्यापार करने के लिए। क्लियर? तो लिखेंगे जमींदारों के शिकायत के बाद, जमींदारों के शिकायत के बाद जो अन्य प्रकार की कंपनियां थी जो भारत व्यापार में क्या लेती थी, आनंद लेती थी, वह ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या करने लगी, शिकायत करने लगी। कोई दिक्कत? आगे है क्वेश्चन नंबर 6, बुकानन कौन था, उसकी प्रेक्षण शक्ति का उल्लेख। ध्यान देंगे, फ्रांसीसी बुकानन एक चिकित्सक थे, फ्रांस के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम था बुकानन। वो क्या थे, चिकित्सक थे। भारत आने के बाद बंगाल में चिकित्सा सेवा का काम शुरू किया। वो चिकित्सक थे माने डॉक्टर, तो वो बंगाल में आए और बंगाल में अपना इलाज करना शुरू कर दिए। बुकानन में प्रेक्षण बहुत ज्ञान बहुत अच्छा था, और उसने क्या किया, पत्थर, चट्टानों और वहां की भूमि के भिन्न भिन्न परतों का ध्यान पूर्वक देखा और उसके उत्पादन के अध्ययन ध्यान दिया। उसने लौह खनिज, अवरक, ग्रेनाइट, साल्ट पीटर संबंधित स्थानों का खोज किया। यानी देखिए, था तो चिकित्सक, लेकिन साथ ही साथ उसमें एक तीक्ष्ण बुद्धि थी, ज्ञान था, जिसके कारण उसने भारत में किस किस चीज का खोज कर दिया, लोहा का खोज कर दिया, अवरक, ग्रेनाइट, साल्ट पीटर, इस सब को। अब इससे क्या होगा, तो जो अंग्रेज या फ्रांसीसी भारत में थे, वह इस चीज का खनिज के यहां से अब ले जाना शुरू कर दिए। अपने देश वाला नहीं खर्च करता था, उसे भी बहुत दिमागी लाल था, वो जानता था कि अभी इसका वाला खर्च करते हैं, भारत वाला, अपना वाला में तो बाद में खर्च करेंगे ना, ई वाला था जब तक अधिकार रहेगा तभी ना खर्च करेंगे, अब बाद में हम अपना वाला खर्च करेंगे। तब तक यहाँ से ले जाकर के वो खर्च करता, अपना जो उसका खान था वो सब बंद कर ले था, वो सब नहीं खोद कर रहा था। और जब भारत से वो चला गया तब अपना खुदाई शुरू किया, और जब तक भारत में था तब भारतीय से ले जाता था, यहाँ से, यहीं से कच्चा माल खोद के ले गया, फिर बना करके हमने यहाँ बेच दिया। बड़ा कमाल का बात है नहीं? बुकानन कौन थे, फ्रांसीसी चिकित्सक थे, जिन्होंने भारत में आकर के चिकित्सा व्यवस्था शुरू की, और साथ ही साथ उनमें एक तीक्ष्ण बुद्धि थी, जिसके कारण यहाँ के खनिजों का खोज उन्होंने करने में सक्षम रहे। लौह खनिज, अब्रक, ग्रेनाइट, साल्टपीटर इत्यादि की खोज उन्होंने किया, जिससे फ्रांसीसी और अंग्रेजों को राजस्व का अधिक प्राप्ति हुआ। यानी यहाँ से खनिज वो खुदाई करके अब अपने विदेश ले जाते,
वहां से खनिज से सामान बना करके अपने देश फिर वापस ले आते बेचने के लिए। क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे 7 नंबर, रैयतवाड़ी व्यवस्था के दोष। देखिए हमने बताया कि अंग्रेजों ने भारत में कितनी प्रकार की व्यवस्था लगाई थी? 3 प्रकार की। एक था अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा था रैयतवाड़ी और तीसरा था महालवाड़ी। ठीक है ना? तो रैयतवाड़ी में क्या था कि सीधे किसान के साथ साझा होता था, महालवाड़ी में तो गांव के एक महाल के साथ, अस्थाई में जमींदार के साथ, लेकिन रैयतवाड़ी में क्या होता था? किसान के साथ। ठीक है? ये कहाँ लगाई गई थी? तब मद्रास और मुंबई की जो प्रेसिडेंसी जगह थी वहां पर लगाया गया था। अब क्या होता देखिए, गांव के एक मतलब किसान के पास एक अंग्रेज का आदमी गया और उससे सीधा ठिका होता था कि तुम्हारे पास कितनी जमीन? इतना, चलो इतना तुमको कर जमा करना पड़ेगा। फिर दूसरे किसान के पास गया, उससे पूछा कितनी जमीन? जमीन उतना, उसके बाद उसको उतना कर लगा दिया। और अंग्रेज सारा का सर्वेक्षण कर लिया, सर्वेक्षण करके सबको एगो सर्टिफिकेट दे दिया, उसमें जमीन उसका लिखा रहता था कि इतना जमीन है, इससे इतना कर वसूलना है। ऐसा नहीं कि आप झूठ भी नहीं बोल सकते। देखिए बड़ा अंग्रेज ऐसा नहीं, दिमाग बहुत तेज लगाता था यार। वो क्या करता था, हर किसान को जितनी जमीन था उसका कागज पर लिखा रहता था सर्टिफिकेट जमीन का, एक गो जमीन पर, माने इतना जमीन तुम्हारे पास है और ऊपर लिखा रहता था इतना इसका कर वसूलना है। अब अंग्रेज अधिकारी गया, दिखाओ कागज। अब आप एक बार कहिएगा 3 बीघा का, दूसरे बार कहिएगा 1 बीघा हमारे पास जमीन है, और ठग लीजिएगा, सो नहीं होगा। वो कागजबा पर लिखल रहता था आपको उतना कर देना है। अब कहाँ से लाइएगा वो आप समझिए, कम है तो दीजिए व्यवस्था, पैसा कीजिए, नगद कैश दीजिए, समझ रहे ना, या कहीं से खरीद के दीजिए, अब हम नहीं जानते हैं, वो आपको देना पड़ेगा। क्लियर? तो ये था क्या? रैयतवाड़ी, यानी वैसी व्यवस्था जिसमें किसानों के साथ इकरारनामा होता था, ठेका होता था, है ना। देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था में कमी व्यवस्था की लगान निश्चित नहीं थी, उसमें लगान निश्चित नहीं थी। उसमें किसानों के साथ क्या होता था? एक ठेका होता था, हर हर साल जो है उसको क्या करना पड़ता था? ठेका जमा करना पड़ता था। लगान अगर मान लीजिए जो उछलने वाले लोग थे वो जाते थे और मनमाना ढंग से वसूलते थे, कभी ज्यादा उत्पादन हुआ तो ज्यादा वसूल लेते थे। अब ऐसी स्थिति में क्या होता था कि शिकायत भी तो किसी से नहीं कर सकते है ना किसान। तो ये उसमें सबसे कमी थी कि किसान के पास लगान निश्चित नहीं होने के कारण ज्यादा मनमाना ढंग से कर वसूला जाता था। और सबसे बड़ी बात क्या था ना कि नाम से ही पता चल रहा है रैयत, किसान मालिक नहीं होता था जमीन का, वो क्या होता था? रैयत होता था, केवल उसको जोतने का काम करते थे, उसमें उत्पादन करते थे, उसको खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते जमीन को। क्लियर? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिटिश शासन की राजस्व व्यवस्था का वर्णन। तो हमने बताया था ब्रिटिश शासन में राजस्व कितने प्रकार के थे? तो 3 प्रकार के। ब्रिटिश शासन में राजस्व कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। नंबर 1 अस्थाई बंदोबस्त, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल में लगाया। इसमें 10 वर्षों के लिए जमीन को ठेका किसको दिया जाता? जमींदार को। जमींदार कर वसूल करके राजस्व जमा कर देती थी, बात खत्म। दूसरा था रैयतवाड़ी, ये मुंबई और मद्रास के प्रेसिडेंसी क्षेत्र में लगाया गया था। किसान के साथ सीधा इकरारनामा होता था, मैंने वही अभी जो बता रहे थे कि किसान के साथ जा करके उसके कर वसूलना अंग्रेज खुद करते थे। और तीसरा था महालवाड़ी, इसमें गांव के एक व्यक्ति को चुना जाता था जिसको कहा जाता था महाल, और उसके साथ समझौता होता और वो गांव में जाकर के सारा कर वही वसूलता था। कौन? महाल। और वो जाकर के राजस्व जमा करता था। अरे क्यों कोई भी करे उसे मतलब नहीं था, सब में किसान पिचाता था, सीधा बात समझिए। महाल गया तब महाल को ठेका दिया अंग्रेज कम में, महाल वसूलता था ज्यादा। जमींदार को ठेका दिया कम में, जमींदार वसूलता था ज्यादा। और यहाँ पर अंग्रेज लगा दिया था कर कम, लेकिन उसके आदमी जो उछलने वाले जाते थे वसूलता था ज्यादा। ठीक है? तो हमने पढ़ा अंग्रेजों के राजस्व के कितने तरीके? 3, अस्थाई, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। ये तो आपको याद ही रहेगा, लेकिन कहाँ कौन होता है ये पूछता है आपसे। पूछेगा बंगाल में कौन रैयत व्यवस्था? अस्थाई। मुंबई में कौन? तो रैयतवाड़ी। और बिहार उत्तर भारत में कौन? महालवाड़ी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अस्थाई बंदोबस्त के 3 दूरगामी परिणाम। देखिए अस्थाई बंदोबस्त जो लगाया गया इसके परिणाम क्या हुए? तो कुछ अच्छे भी परिणाम हुए, कुछ बुरे भी हुए। अच्छा क्या हुआ सुनिए, पहले अच्छा देख लेते हैं।
अंग्रेज क्या करते थे कि जमींदारों को ठेका दे दी 10 वर्ष के लिए एक निश्चित रकम पर। अब जमींदार क्या करते, किसान के पास जाते और लगान बहुत ज्यादा वसूलते थे। क्लियर? जमींदारों को क्या होने लगा, इसे फायदा होने लगा। क्लियर? आज जमींदार फायदा करते तो अच्छे अच्छे कोठी अच्छे अच्छे बंगले में रहते थे, ये फायदा हुआ। हानि क्या थी कि कर जो लगाया जाता था आज की ही कीमत से नहीं लगाया जाता, आज से 10 वर्ष बाद अनाज का क्या कीमत होगा उसके हिसाब से टैक्स लगाया जाता था जोड़ के। अब जमींदारों को ज्यादा कर देना पड़ रहा था, तो ऐसी स्थिति में जमींदार की नीलामी होती थी, तो नहीं हुआ, कुछ फायदा भी था तो कुछ हानि भी था। क्लियर? तो ये थे अस्थाई बंदोबस्त के कुछ प्रभाव परिणाम। एक अच्छे परिणाम, जो जमींदार ज्यादा कर वसूल के अपना लाभ कमाते। दूरगामी प्रभाव में हानि वाला, क्योंकि कीमत पहले लगा दिया जाता था जिसके कारण अंग्रेजों को ज्यादा राजस्व मिलता था। अंग्रेज को मिलता था ज्यादा लेकिन जमींदार को मिलता था कम। कोई किसान उनको सही से समय पर नहीं दे पाता था कर, तो वैसी स्थिति में उनको ज्यादा कर्मचारी पर खर्च करना पड़ता था। नहीं, ये सब कुछ खराब थे। देखिए वहां पर लिखा होगा, निश्चित राशि जमींदार को जमीन दे दी जाती थी, कर्मचारी मनमाने ढंग से कर वसूलते, जमींदार की स्थिति अच्छी हो गई थी और बड़े भवन में रहते भी थे वो लोग। नहीं, अच्छा फायदा। नंबर 10, इस्तमरारी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं? वही इस्तमरारी को ही कहते हैं अस्थाई बंदोबस्त। फिर से वही क्वेश्चन पूछा आपसे, तो अस्थाई बंदोबस्त कहिए चाहे इस्तमरारी बंदोबस्त में एक निश्चित राशि पर 10 वर्ष के लिए भूमि जमींदारों के हाथ में सौंप दी जाती। जमींदार किसान से कर वसूल करके एक निश्चित तारीख को शाम से होने से पहले किसको पहुंचा देते थे? अंग्रेजों को पहुंचा देते। अब अंग्रेज को फायदा था कि अपना कर वसूलने के लिए उन्हें अपने आदमी को रखने की जरूरत नहीं थी। अगर जो जमींदार कर नहीं देता था उसकी जमीन को नीलामी कर दी जाती थी। ठीक है, तो ये क्या कहलाए? ठीक है, तो आशा करते हैं आपको 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक कमेंट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। देख लेंगे 1 से 10 तक का, कोई पूछना